उर्दू नावल धड़कनों का रक्स। राइटर अरीबा अमजद। पेश खिदमत है। मेहरीन अभी तक होटल की एंट्रेंस पर ही खड़ी उन सब को देख रही थी। ये लड़की तो वही है जिसको मैंने हरस के घर में देखा था। तो ये सोच औरत कौन है, इतनी ख़ास है ये जो उसे हारिस गाड़ी तक लेने गया। मुझे लगता है ये हारिस की माँ है, शौकत खान की बीवी। मेहरीन ने आलिया बेगम के पाँव पर अपने 5 इंच की हील रखकर पाँव दबा दिया। यहाँ बोलना मत, वरना पूरी महफिल को बता दूंगी कि हारिस का बाप मेरे साथ रातें गुजरता है। याद रखना, तुम्हारे बेटे की इज्जत मिल जाएगी खाक में। कुछ मालूम हुआ या नहीं आप तक मुझे बताओ जल्दी से। मेरा जी चाह रहा है या तो खुद मर जाऊं या वो मिल जाए, उसे जान से मार दूं। घर से बाहर कदम रखने की भी हिम्मत नहीं हो रही मेरी। अब्बास खान कमरे से निकलकर बाहर हाल में बैठा चीख रहा था, अरे अलीना तो सारे पैसे भी ले गई और मेरे सोने के कड़े। अब्बास खान जो तुमने मुझे बनवा कर दिए थे वो भी नहीं, अंदर अलमारी में। इशरत बेगम अपना सर पीटती हुई कमरे से बाहर, ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया कहीं तुम्हारा? वो इशरत बेगम को घूरता हुआ सख्त लहजे में बोला, मैं सच कह रही हूँ, अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ले गई तुम्हारी बेटी। इशरत बेगम बोले, हटो यहाँ से। उसने इशरत बेगम को कमरे के पास से हटाया और अंदर गया। लाकर खाली देखकर उसका रंग उड़ गया। हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। वो भी चीखता हुआ कमरे से बाहर आया, सब कुछ ले गई वो कम बस कहीं करना छोड़कर गई हमें। इशरत बेगम रोती हुई बोली, इतने में फैज़ान भी आ गया। क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हो? एक तरफ उसकी माँ रोई जा रही थी तो दूसरी तरफ उसका बाप सर पकड़कर बैठा था। कुछ तो बोलो, क्या हुआ? मैं तो वो अनवर चचा के मकान की चाबियाँ लेने आया था, वकील आया है कुछ तहकीकात करने के लिए, घर में अपने नाम करवा रहा। अरे चाबियाँ भी अलमारी ही में थी, कहीं वो भी तो नहीं ले गई? अब्बास खान झट से उठा और भागते हुआ कमरे में गया और देखा चाबियाँ कहीं भी नहीं थी। तेरी वो कम बख्त बहन सब कुछ लेगी, चाबियाँ भी लेगी, हम लौट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। अब्बास खान सर पकड़ कर बैठ गया, क्या ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती। जाओ अम्मा देखो अंदर ही होगा सब, और चाबियाँ भी हर जगह देख लिया मैंने, कहीं पर कुछ भी नहीं है, सब ले गई वो। फैज़ान गुस्से से पागल हो गया था। रिपोर्ट तो मैंने दर्ज करवा दी है पुलिस में, जल्द ही पता लगवा देगी पुलिस से उसका। मैं बता रहा हूँ अम्मा, एक बार अलीना और वो लड़का मुझे मिल जाए, उस वक्त उन्हें मार दूंगा जान से। उसने हमारी इज्जत का जनाजा निकाला है, हर चीज़ लेकर फ़रार हो गई है यहाँ से। हाय कोई मुझे पानी दो, मेरा दिल ऐसे जैसे बांध हो रहा है। अब्बास खान कुर्सी पर नीचे से गिर गया। क्या हुआ अब्बा? अरे क्या हुआ आपको? फैज़ान और उसकी माँ ने अब्बास खान के हाथ मसलने लगे। अम्मा पानी लेकर आओ जल्दी से। अब्बा हिम्मत को, क्या हो गया? ये लो पानी पी लो। इशरत बेगम के हाथ कांप रहे थे, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? वो रोती हुई बोली, अम्मा मैं बाहर से बुलाता हूँ किसी को, अब्बा को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। फैज़ान भागता हुआ बाहर गया और 2 लड़कों को लेकर आया। अब्बास खान बेहोश हो चुका था। लड़कों ने उसे उठाया हॉस्पिटल ले गए। अल्लाह सब खैर करना, क्या हो गया मेरे ईश्वर को? वो रोती हुई मिनमिना रही थी। ये ड्रेस पहन कर जाओगी? मैं आज, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने कहा है अच्छे कपड़े पहनकर आना अगर पार्टी में आना है तो। वैसे शौकत खान तुम्हारा बेटा बहुत ही खड़ूस इंसान है, सीधे मुँह बात भी नहीं करता, और जब उसके मुझे कपड़ों का कहा तो मेरे तन मन को आग लग गई थी, मगर तुम्हारी खातिर मैंने बर्दाश्त किया। मरीन ने सर्द लहजे में कहा, डालेंगे आज पार्टी में तुम्हें उसके इर्द गिर्द ही घूमना है, बस ताकि सब समझे तुम हारिस की गर्ल फ्रेंड हो। शौकत खान ने कहा, हाँ हाँ आज देखना मैं उसके साथ कैसी कैसी फ़ोटोज़ बनवाऊंगी, और आज मैं ऐसा तैयार होकर जाऊंगी कि उसकी नज़रें ही नहीं हटेगी मुझ पर से। मरीन ने तमस्कुराना अंदाज में कहा, चलो अब रेडी हो जाओ, मैं ड्राइवर को कॉल करता हूँ। मरीन ने अपने कपड़े उठाए और वाशरूम में चली गई। ज़्यादा वक्त मत लगाना, शौकत खान तुम्हारा मुंतज़िर है, मेरी दिल नशीन। वो भागती हुई शौकत खान की जानिब आई और उसके लबों का बोसा लेकर झट से वाशरूम में चली गई। शौकत खान सोफे पर बैठा मुस्कुराने लगा, मेरी दिल नशीन हमेशा मुझे खुश कर देती है। उसने ये कहते हुए अपना मोबाइल उठाया और ड्राइवर को कॉल की, अम्मी मैं जा रहा हूँ, आप और मेरा थोड़ी देर तक ड्राइवर के साथ आ जाइएगा। हारिस ने ब्लैक कलर की शर्ट, ग्रे कलर की ड्रेस पैंट और ब्लैक शूज़ पहने थे। बहुत ही अट्रैक्टिव लुक थी हारिस की। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मेहरा से पूछ लो, अगर वो तैयार है तो हम तुम्हारे साथ ही चले जाएंगे। अभी मुझे कुछ काम है इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग ड्राइवर के साथ आ जाइएगा, ठीक है जैसा तुम कहो। हारिस की अम्मी ने कहा। हारिस ने गाड़ी में बैठते ही अली को कॉल किया और कहा कि आधे घंटे तक मेरे ऑफिस के करीब होटल पर पहुँच जाओ, असजद और पकीज़ा को लेकर। खरीदते ना वहाँ पर क्यों आ रहा है? हम तो आज कहीं और मिल रहे थे ना साहब। अली ने कहा, हाँ लेकिन जो भी कह रहा हूँ बस वो करो जल्दी से, तभी तो वहाँ पर पहुँच जाओ। ये कहकर हारिस ने कॉल बंद कर दी
وہ اپنے तीनों दोस्तों को सरप्राइज देने वाला था। हारिस जब वहाँ पहुँचा तो मैरीन पहले से वहाँ मौजूद थी। हारिस को सामने से आकर देखकर वो खड़ी होगी। मैरीन ने ब्लैक रंग की साड़ी पहनी थी। वो हारिस को ब्लैक शर्ट पहना देखकर मुस्कुराने लगी। वाह भाई, आज तो मैचिंग होगी, क्या बात है। वो हारिस के रास्ते में खड़ी हुई। कैसे हो मिस्टर हारिस? वो उसे सर से पाँव तक नशीली नज़रों से देखती हुई बोली। मैं बिल्कुल ठीक, कुछ ज़्यादा ही टाइम पर आ गई हैं आप तो। हारिस ने आईब्रो उचकाते हुए कहा। बस देख लें, वक्त की पाबंद है ये मैरीन। वो हारिस के करीब पहुँचती हुई बोली तो वो झट से पीछे की तरफ हुआ और फिर आगे चला गया। मैरीन मुड़कर उसे घूरने लगी। बहुत ही ज़्यादा अकड़ू है ये तो। ये कहकर मैरीन वहाँ पर मौजूद बाकी लोगों से मिलने लगी। कुछ देर के बाद मेरा और ये आलिया बेगम भी वहाँ पर पहुँच गए। हारिस अपनी अम्मी को लेने के लिए जब बाहर गया तो मैरीन उसके पीछे गई। ऐसा कौन सा ख़ास मेहमान है जिसे लेने के लिए हारिस खुद गया है? वो लोग अंदर ही आ ही रहे थे कि असजद अली और पाकीज़ा भी पहुंच गए। अरे वाह मेरे यारो, क्या टाइम पर एंट्री मारी है। चलो चलो जल्दी से अंदर, तुम सबका वेलकम करने के लिए खड़े हैं सब। हारिस ये सब क्या है? पाकीज़ा यहाँ वहाँ देखकर खुश होती हुई बोली। मैंने सोचा अपने बेचारे दोस्तों के लिए छोटी सी पार्टी ही रख लूँ, इसी बहाने मेरे न्यू प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग भी हो जाएगी। ये कहकर हारिस हंसने लगा। आलिया बेगम भी हारिस को देखकर हंसने लगी। मेरा प्यारा बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे, आमीन। आलिया बेगम ने हारिस को चूमते हुए कहा। हारिस यार पहले बता रहे थे ना, हम तुम्हारे लिए अच्छा सा तोहफा भी ले आते। हाँ पाकीज़ा ठीक कह रही है, असजद बोला। तुम जैसे दोस्तों का सहारा ही काफ़ी है मेरे यारो। हारिस ने उन तीनों को तरफ देखते हुए कहा तो अली और असजद फ़ौरन हारिस के गले लग गए। बैठो तुम लोग। पाकीज़ा तुम मैरा के साथ बैठो, बातें करो, मैं बस 2 मिनट में आया। मैरीन अभी तक होटल की एंट्रेंस पर ही खड़ी उन सब को देख रही थी। ये लड़की तो वही है जिसको मैंने हारिस के घर में देखा था। तो ये सोच औरत कौन है? इतनी ख़ास है ये जो उसे हारिस गाड़ी तक लेने गया। मुझे तो लगता है ये हारिस की माँ है, शफकत खान की बीवी। मैरीन उन सब को देखती हुई दिल ही दिल में कह रही थी, आज मैं इस औरत से बात करूँगी और उसे बताऊँगी कि तुम्हारा ईश्वर मेरे साथ रातें गुजार रहा है और ये बेचारी अकेली रातें गुजार रही है, बीमार बूढ़ी। इसलिए तो शफकत खान उसे मुंह नहीं लगाता, उसे छोड़कर आ गया। मैडम आप किसका वेट कर रही हैं? पास से गुजरते एक वेटर ने मैरीन से कहा। किसी का नहीं। वो ज़रा सा मुस्कुराई और जाकर बैठ गई। पार्टी का सारा सेटअप होटल के बैक साइड पर था। खुले आसमान तले पूरा सेटअप किया था। बहुत भूख लगी हारिस, अब बस जल्दी से खाना लगवा दो। पाकीज़ा ने मुँह बनाते हुए कहा। मोटी मैं अभी खाने के पास से ही होकर आ रहा हूँ, खाना बस लगने लगा है। हारिस ने कहा। मोटी बस कर दिया कर यार, कहीं तो सुकून से बैठ जाया कर। अली पाकीज़ा को तंग करता हुआ बोला। तू तो चुप रहे चूहे, मुझे मोटी मत बोला का। लड़ लो तुम लोग, पार्टी में आए हो, थोड़ी तमीज़ ही कर लो। असजद उनको घूरता हुआ बोला। चलो उठो फोटोज़ बनवाते हैं, आ जाओ। मेरा तुम भी आ जाओ, हारिस ने कहा। मेरा मुंह बनाकर बैठी हुई थी। हारिस अगर वो लड़की भी आज पार्टी में आती तो काफ़ी मज़ा आता ना। पाकीज़ा ने कहा। लो जी, फिर तो हारिस साहब ने हमें लिफ्ट ही नहीं करवानी थी, बस उसी के आगे पीछे घूमना था। अली बोला। यार चुप हो जाओ ना दो, मुझे दुख पहले ही बहुत टूटा हुआ हूँ। हारिस ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ मेरा। पाकीज़ा मेरा का हाथ पकड़कर उसे ले गई। न जाने इस लड़की को क्या हो गया है, इतनी खामोश रहने लगी है। आलिया बेगम मेरा को देखकर मिनमिनाई। देखो कैसे इतरा रहा है इन सब के साथ और मेरे साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करता। मैरीन अकेली बैठी जाल रही थी। उसके दिमाग में अचानक ख्याल है क्यों ना वो आलिया बेगम के पास जाए और जाकर उससे 2-4 दुख सुख ही कर ले। ये सब फोटोज़ बनवाने में मसरूफ़ है और मौका भी काफ़ी अच्छा है। उसने वहाँ देखा और उसका आलिया बेगम के पास जाने लगी तो हारिस ने उसे देख लिया। कहाँ जा रही है मिस मैरीन? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हारिस ने कहा। वो मैं वाशरूम की तरफ जा रही थी, उतने में पाकीज़ा पीछे से बोली। ये कौन है? ये मेरे ऑफिस में न्यू वर्कर है, मिस महरीन। मिस मैरीन इन सब से मिले, ये है मेरे दोस्त और ये है मेरी कज़न मायरा। ओ नाइस, बहुत अच्छा लगा आप सब से मिलकर। आओ फ़ोटो बनवाओ हमारे साथ। अली ने मैरीन की तरफ देखते हुए तो मसरूना अंदाज में कहा। हाँ क्यों नहीं। मैरीन ने इन सब के साथ फ़ोटोज़ बनवाई और फिर उसने अपना मोबाइल असजद को दिया और कहा कि मेरी और हारिस की इस मोबाइल में एक अच्छी सी फ़ोटो बना दें। कैसे चिपक रही है ये लड़की हारिस के साथ। मेरा वहाँ खड़ी मैरीन को घूर रही थी। चलो हारिस ऐसे खड़े हो जाओ। अली तुम यहाँ खड़े हो जाओ और जब तुम मेरे पास आकर खड़े हो जाओ। मैरी तुम भी आ जाओ, देखना कितनी अच्छी फ़ोटो आएगी। पाकीज़ा ने कहा। आप लोग एंजॉय करें, मैं आती हूँ। मैरीन यह कहकर फ़ौरन आलिया बेगम के पास जाकर बैठ गई। यही मौका है मैरीन, इस औरत को अपने रास्ते से हटाने का। ये मरेगी तो हारिस का घर मेरा होगा, वरना ये सांप बनकर बैठी रहेगी। कैसी हैं आप? हारिस की अम्मी हैं ना आप? महरीन ने मीठे लहजे में कहा। जी मैं हारिस की अम्मी हूँ। आप कौन है? आलिया बेगम का। जी मैं हारिस के साथ काम करती हूँ। महरीन बोली। वो अच्छा खुश रहो।
یہ कहकर आलिया बेगम अपना सूप पीने लगी। वो एक बात पूछूं आपसे, मेरीन ने धीमे लहजे में जी पूछें। आलिया बेगम ने मेरीन की तरफ देखते हुए, आपके शोहर का नाम शौकत है ना, क्या वो आपके साथ नहीं रहता? मेरीन बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी कि कहीं हारिस या उसके दोस्त ना आ जाए। तुम शौकत को कैसे जानती हो और तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? आलिया बेगम ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा शोहर मेरे साथ रहता है और मेरे साथ अपनी हर ख्वाहिश पूरी करता है, मुझ पर जान छिड़कता है। क्या बकवास कर रही हो तुम ये? हाँ, मैं अभी हारिस को बुलाकर सब बताती हूँ। शश खामोश। मैरी ने आलिया बेगम के पाँव पर अपनी 5 इंच की हील रखकर पाँव दबा दिए। यहाँ बोलना मत, वरना पूरी महफिल को बता दूंगी कि हारिस का बाप मेरे साथ रातें गुजारता है। याद रखना, तुम्हारे बेटे की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आह मेरा पैर। मैरी वहाँ से उठी और वहाँ गई जहाँ पर पहले बैठी थी। अपना बैग लिया और बाहर जाकर ड्राइवर को कॉल की। अपना रास्ता तो मैं बना ही लूँगी, मेरा मिशन हारिस नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी है, और जैसे ही सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा मैं शौकत खान का भी काम तमाम कर दूँगी, फिर सुकून से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। वो गाड़ी में बैठी और शौकत खान के पास जाने के लिए निकल गई। आलिया बेगम का बीपी फुल हाई हो गया था, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये लड़की कौन सी, क्या चाहती थी? क्या वाकई शौकत खान उस लड़की के साथ रहता है? ज़रूर उसने जानबूझकर उस लड़की को हारिस के ऑफिस में भेजा होगा। ये सब बातें सोचती आलिया बेगम कुर्सी से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। हर कोई आलिया बेगम की तरफ भागता हुआ आ रहा था। अम्मी, हारिस भागता हुआ है और अपनी अम्मी को उठाकर उसने कुर्सी पर बिठाया। क्या हुआ अम्मी? अभी तो बिल्कुल ठीक थी आप। वो जान आंखें खोले, क्या हुआ है आपको? मैरा ने आलिया बेगम के हाथ मसलते हुए कहा, हॉस्पिटल लेकर चलो आंटी को। हारिस हंसजन ने कहा। उसने अपनी अम्मी को उठाया और गाड़ी की जानिब ले गया। अली फ़ौरन गाड़ी में बैठा गाड़ी स्टार्ट की और वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। क्यों आई थी तुम उस लड़के के साथ घर से भाग कर? हाँ, तुम बच्ची नहीं हो लीना, क्या तुम इस दुनिया को जानते नहीं कितनी मतलबी है? वक्त आने पर अपने साथ छोड़ देते हैं। ये तो फिर अजनबी था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हिफ्सा अली ने पर बारिश पड़ी। हिफ्सा, मैं नहीं जानती मुझे क्या हो गया था, मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी, मगर मैं इस मोहब्बत के चक्कर में अपना सब कुछ गिनवा बैठी हूँ। अलीना की आंखों से आंसू टपक रहे थे। कब आई थी तुम उसके साथ? तयाजान तुम्हें हर जगह ढूंढ रहेंगे, परेशान होंगे। हिफ्सा ने कहा, उन्होंने तुम लोगों को इतना दुख दिया है, अभी भी तुम मेरे अब्बा के बारे में सोचकर परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारे घर की चाबियाँ भी अपने साथ लाई थी, मगर वो चाबियाँ तो जमाल के घर ही रह गई। क्या तुम वो चाबियाँ क्यों लेकर आई थी? हिफ्सा ने हैरानगी से कहा, जब मैं अम्मा की अलमारी से उनके सोने के कड़े और कुछ पैसे निकाले तो चाबियाँ भी वहाँ पर ही पड़ी थी। मैंने न जाने क्यों वो भी बैग में डाली थी। तुम जानती हो अब्बा उस घर को आपने नाम करवाने वाला था। अच्छा हुआ ना मैं ले आई वो चाबियाँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जमाल का घर कहाँ है? हम वहाँ जाकर ले आते हैं। सुबह बैठी अनाबी ने, कैसे जाएंगे अनाबी, हमारा हर तरफ तो लोग फैले पड़े हैं, किसी ने उसे देख ले तो कहीं मसला ना हो जाए। हिफ्सा बोली, मैं आमद भाई से बात कर रही हूँ, तुम फिक्र ना करो, रात में हम जाकर ले आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अनाबिया ने कहा, हो सकता है जमाल अब वो सब चीज़ें वापस ना कर, फिर क्या करेंगे हम? हिफ्सा, परेशान क्यों रही हो? घर के ताले तोड़े भी तो जा सकती है ना। अनाबिया ने कहा, अनाबी तुम कह रही हो, मगर ये भी तो देखो, अगर ताया जान हमें फिर से बेइज्जत करके हमारे ही घर से हमें निकाल दिया तो मैं होती हूँ तो उनको जवाब दे देती। अब और ममना में इतनी हिम्मत नहीं है, ये बेबस हो जाती हैं। सोचो मतलब कि आवारा लड़की जब आपके घर के बाहर खड़े होकर आपको दरवाज़ा पीटें, आपको गंदी गंदी गालियाँ दें, उस वक्त अकेली औरत क्या करें? वो तो अपने जवान बच्चों की इज्जत का सोचेगी सबसे पहले और चुप करके निकल जाएगी। आज के दौर में बाप भाई का सर पर होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग फ़ायदा उठाते हैं। हिफ्सा, रिलैक्स करो मेरी जान, मैं अहमद को कॉल करती हूँ, वो आता है तो हम उस लड़के के घर जाकर घर की चाबियाँ और जो भी अलीना का कीमती सामान है वो ले आएंगे। तुम बैठो यहाँ आराम से। ऐसे अगर आंटी ने सुन लिया बिला वजह परेशान होगी। अब यही कहकर कमरे से बाहर आमद को कॉल करने चली गई। माफ़ कर दो मुझे हिफ्सा, मेरी वजह से तुम भी परेशान हो रही हो। यकीन जानो अगर तुम ना होती यहाँ तो मेरा न जाने उस वक्त क्या हाल हो रहा होता। मैं अल्लाह के बाद तुम्हारी शुक्रगुजार कि मैं उस दरिंदे से बच गई। मैं तो यही समझती कि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, पर अंदाज़ा तो उस वक्त हुआ जब उसके साथ उसके घर में आई। उसका मुझे निकाह के बगैर चुनना, वो सब करना, उसकी माँ का मेरे साथ बुरा सलूक। ये कहते हुए अलीना की आंखों से आंसू बहने लगे तो हिफ्सा ने उसे सीने से लगा लिया। चुप हो जाओ अलीना, ऐसे रोने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा।